हेलो फ्रेंड्स, आई एम नम्रता डागरा। होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ एंड साउंड। तो आज की वीडियो है हमारी क्लास 9th की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। अब क्योंकि चैप्टर नंबर 3 इज़ वन द स्टोरी टेलर, वो आपके सिलेबस में से कट गया है इस साल, तो डायरेक्ट हम चैप्टर 4 पे आते हैं, जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, और इसे लिखा है A.K. रामानुजन ने। गाइज, ये जो चैप्टर है बेसिकली एक फोकटेल है, स्टोरी है। फोकटेल कहते हैं लोक कथा को, यानी कि जो लोगों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के तौर पर सुनाई जाती है उसे कहते हैं फोकटेल, लोक कथा। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये A.K. रामानुजन की एक स्टोरी बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और उस बुक का नाम है फोकटेल्स फ्रॉम इंडिया। उसमें कन्नड़ लैंग्वेज में जो बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हुई है, ये उन स्टोरीज़ में से एक है। और कन्नड़ लैंग्वेज मैं आपको बता दूं कर्नाटका की रीजनल लैंग्वेज है, मीन्स कर्नाटक में बोली जाती है, ये कर्नाटक की स्थानीय भाषा है ये, राइट। तो टाइटल अगर देखें, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों का राज्य। ऐसा राज्य जिसमें बेवकूफ़ ही बेवकूफ़ हो, कोई भी इंटेलिजेंट ना हो, किसी में भी अक्ल ना हो, ऐसा राज्य वो था। तो इसके बारे में बात की गई है। तो किंगडम ऑफ फूल्स कैसे चलता है, वहाँ क्या क्या होता है, बड़ी फ़नी सी स्टोरी है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो एक मूर्खों का राज्य है जहाँ पर एक किंग है और उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स कहते हैं मंत्रियों को। तो सारे जो है किंग भी और मिनिस्टर्स भी सब लोग बेवकूफ़ हैं, किसी में कोई अकल नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, ज़रा सा भी नहीं सोचते। और इसके ऊपर से दिमाग देखो कितना लगाते हैं। मिनिस्टर्स एक बार किंग को बोलते हैं कि हम लोग आम लोगों की तरह राज्य नहीं चलाएंगे, जैसा कि बाकी किंग्स अपने राज्य को चलाते हैं, हम लोग अपने राज्य में कुछ नया करेंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि हम दिन को रात कहेंगे और रात को दिन कहेंगे। तो किंग भी ऐसा ही होता है, स्टूपिड। तो किंग अपने राज्य में, पूरे किंगडम में ये ऑर्डर कर देता है, डिक्लेयर कर देता है कि आज से दिन में तो सब सोएंगे, क्योंकि दिन को रात बना दिया गया है, और रात के अंदर कोई सोएगा नहीं, सब उठे रहेंगे, सब काम करेंगे रात को। अगर इस ऑर्डर को किसी ने फॉलो नहीं किया, किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ऐसा वो लोग कर देते हैं डिक्लेयर। तो लोग क्या करेंगे, प्रजा को तो मानना ही पड़ेगा राजा की बात। तो स्टार्ट हो जाता है, दिन रात में कन्वर्ट हो जाता है और रात दिन में। ओके। तो वहाँ पर एक दिन उनके किंगडम में एक दिन एक गुरु और शिष्य आते हैं, गुरु और चेला आते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि एकदम खिला हुआ दिन है, लेकिन कोई भी नहीं है यहाँ पे। वो लोग देखते हैं, हैरान हो जाते हैं देख के कि कितना दिन चढ़ा हुआ है और कोई भी नहीं है राज्य में, एक इंसान भी नहीं है वहाँ पर, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। तो वो पूरा दिन घूमते हैं बेचारे, और थक हार के रात हो जाती है और उन लोग को लग जाती है भूख। अब जैसे ही रात होती है, सूर्यास्त हो जाता है, तो उसके बाद सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं और दुकानें खुल जाती हैं। तो जहाँ पर उनको स्वीट्स वगैरह की शॉप और खाने पीने के जो सामान है वो वहाँ से ले लेते हैं। तो सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो वो सेम 1 रुपए में उनको वो सब चीज़ें मिल जाती है जो उन्हें खाने के लिए चाहिए होती है। तो वो सोचते हैं कि नॉर्मली है बाकी सब तो, लेकिन ये लोग दिन में कहाँ थे और रात में कैसे आ गए। तो वो गुरुजी जो है वो समझ जाते हैं कि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर किसी में कोई अकल नहीं है, सब लोग यहाँ पर स्टूपिड हैं, इडियट्स भरे हुए हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर गुरु अपने शिष्य से कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब इडियट्स हैं। तो शिष्य मना कर देता है। शिष्य को लालच आ जाता है कि यहाँ पर खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिल रही है और कम पैसों में और ज़्यादा सामान खाने को मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो गुरुजी उसको बोलते हैं, समझाते हैं, बट वो नहीं मानता, वो वहीं रह जाता है और गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। अब शिष्य महीनों वहाँ रहता है और इतना खाता है, वो खा खा के मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मोटा हो जाता है कि वो एक
भैंसे की तरह मोटा हो जाता है, मीन्स एक बुल बन जाता है, सांड जिसको कहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक उसी सिटी में एक मर्चेंट होता है, बहुत अमीर होता है। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। तो एक बहुत अमीर व्यापारी होता है, उसके घर में एक चोर घुस जाता है। अब वो चोर जब घर में चोरी करने लगता है तो घर की एक दीवार गिर जाती है उसके सिर पे। चोर के सिर के ऊपर घर की दीवार गिर जाती है और वो वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है वो वहीं पे। अब लगता है स्टूपिड राजा का दरबार, और जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है, मैं पहले से बता रही हूँ। तो चोर का जो भाई होता है वो आता है, और गट्स देखो उसके कितने हैं। राजा को शिकायत करता है वो कि इस अमीर व्यापारी ने मेरे भाई को मार दिया। उसको ये नहीं दिख रहा कि चोर था वो, उसका भाई चोरी करने गया था, लेकिन वो उल्टा इल्ज़ाम मर्चेंट पे डाल देता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली बात हो जाती है। तो उस व्यापारी को राजा बुलवाता है अपने कोर्ट में। व्यापारी आता है, राजा उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से इस आदमी की मृत्यु हो गई, तो इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी, फांसी दी जाएगी तुम्हें। तो मर्चेंट कहता है नहीं सरकार, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी क्या गलती है इसमें, दीवार गिर गई तो दीवार बनाने वाले की गलती है, ये तो मेरी क्या गलती है इसमें। तो आप दीवार बनाने वाले से पूछिए, उसकी गलती है। राजा कहता है हाँ बात तो सही कह रहा है ये। चलो फिर दीवार बनाने वाले को बुलाया जाए। तो दीवार बनाने वाले को बुलाया जाता है। वो बड़ा गरीब सा आदमी होता है बेचारा, ब्रिकलेयर। उसको बुलाया जाता है तो वो बोलता है कि नहीं माए बाप, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो है ना, वो डांस कर रही थी एक लड़की, और उसके पैरों की पायल में जो घुंघरू थे उसकी आवाज़ से मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरा ध्यान भटक गया और ये दीवार का काम कच्चा रह गया। तो गलती तो उस लड़की की है, मेरी क्या गलती है इसमें, सरकार मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो फिर अब राजा सोचता है कि हाँ बात तो सही कह रहा है बेचारा, इसकी क्या गलती है। चलो भाई उस लड़की को बुलाया जाए। वो लड़की अब बूढ़ी हो चुकी है और उस बूढ़ी औरत को बुलाया जाता है दरबार में। उससे राजा कहता है कि तुम्हारी गलती से इस दीवार बनाने वाले की दीवार का काम ख़राब हो गया, तो तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी, फांसी दी जाएगी तुम्हें। तो वो लड़की कहती है नहीं हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया। गलती तो उस सुनार की है जिसके पास मुझे दर्जनों चक्कर काटने पड़े। उसको मैंने अपना सोना दिया था कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, और उसने मेरा काम ही नहीं किया, इतने चक्कर कटवाए, और उन चक्कर काटने की वजह से मेरे पैरों के घुंघरुओं की आवाज़ इस तक पहुंच गई और इसका काम ख़राब हो गया। सरकार मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर वो राजा सोचता है कि हाँ भाई कि सही कह रही है ये, तो इसकी कोई गलती नहीं है। तो चलो भाई उस सुनार को बुलाया जाए। अब सुनार आता है। सुनार को राजा कहता है तुम्हारी वजह से इस लड़की को इतने चक्कर काटने पड़े और इसका काम ख़राब हो गया, और इसकी वजह से दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। तो वो कहता है नहीं हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस अमीर व्यापारी की है जिसने मुझे इतना सारा काम दे दिया, जिसकी वजह से इसका काम लटक गया और इसको मेरे पास चक्कर काटने पड़े और ये सब काम हो गया। तो अब राजा बोलता है कि बुलाया जाए उस व्यापारी को। और वो व्यापारी कौन सा था? व्यापारी वही था जिसके घर में चोर घुसा था और उस चोर की मृत्यु हो गई थी, वही व्यापारी था। तो उसको इस बार सख्ती से दरबार में बुलाया जाता है और वो आता है दरबार में। उसको कहते हैं राजा कि तुम्हारी गलती से ही सब कुछ हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं सरकार, मेरी कोई गलती नहीं है राजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो तो मेरे फादर ने इसको वो काम दिया था और जो कि अब इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो अब गलती कैसे हुई, मेरी गलती कैसी हुई। तो राजा कहता चुप, तुम्हारी ही गलती है, तुम ही उसके बेटे हो और उसकी प्रॉपर्टी भी तुमको ही मिली है, इसलिए सज़ा भी तुमको ही मिलेगी, तुम उस कल्प्रिट के बेटे हो। कल्प्रिट कहते हैं अपराधी को। तो बोलते हैं कि तुम ही उसके बेटे हो इसलिए सज़ा भी तुमको ही मिलेगी। तो उसको ले जाया जाता है फांसी के फंदे तक। तो फांसी के फंदे पर जब उसको वहाँ पे खड़ा किया जाता है तो वो इतना दुबला पतला होता है कि वो उस फंदे के अंदर फिट भी नहीं आ रहा होता। वो फंदा बड़ा होता है और उसका वो छोटा होता है। मर्चेंट ज़्यादा दुबला होता है तो वो उस फंदे के अंदर फिट नहीं आ रहा होता। तो अब राजा डिस्कस करता है अपने मिनिस्टर्स के साथ और बोलता है कि
ये तो फिट नहीं आ रहा, लेकिन अब फांसी तो देनी है किसी न किसी को, तो चलो जाओ पूरे शहर में घूमो और किसी मोटे आदमी को ढूंढ के लेके आओ जो इस स्टेक में फिट हो जाए। स्टेक यानी फंदा। तो अब सारे नगरी में वो राजा के आदमी फैल जाते हैं और फिर उनको नज़र आता है वो गुरुजी का चेला। तो गुरुजी के चेले को देख के उन्हें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल फिट आएगा, क्योंकि वो खा खा के बहुत मोटा हो गया था। तो अब मोटे आदमी की तलाश थी राजा को, तो वो उसको घसीट के ले जाते हैं और फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर देते हैं। और वो राजा से कहता है कि राजा जी मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, आप मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो। बोलते हैं कि नहीं, तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल फिट आ रहे हो इस फंदे के अंदर, इसलिए तुम्हें ही फांसी मिलेगी। फिर वो अपने गुरुजी को याद करता है, तो उसके गुरु को अपनी दिव्य दृष्टि से मतलब सब कुछ दिखाई दे जाता है। तो गुरुजी वहीं पर एट वंस आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं वहाँ पे। और सबसे पहले तो अपने उस चेले को डांट मारते हैं बहुत ज़ोर से, कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे मत रुकना। और फिर धीरे से उस अपने चेले के कान में कुछ कहते हैं गुरुजी। फिर वो राजा के पास जाते हैं और गुरुजी राजा से कहते हैं कि आप ये बताइए कि गुरु बड़ा है या शिष्य। तो राजा बोलता है कि गुरु ही बड़ा है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मुझे फांसी दो पहले। अब शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि नहीं गुरुजी, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। राजा जी आप मुझे फांसी दो, गुरुजी को छोड़ दो। फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं मुझे फांसी दो। फिर शिष्य कहता है कि नहीं मुझे फांसी दो। फिर राजा उन्हें स्टॉप करता है कि नहीं चुप करो तुम दोनों। और राजा गुरुजी से पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। तो गुरुजी क्या जवाब देते हैं राजा को कि जिस इंसान को पहले फांसी मिलेगी ना, वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जिसको बाद में फांसी मिलेगी वो राजा का मंत्री बनेगा। तो अब राजा जो है गहन चिंतन में डूब जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है, और उस दिन के लिए वो बात टल जाती है। तो रात में गुरुजी और शिष्य दोनों को जेल में बंद किया जाता है। और फिर सोचते 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 राजा और उसका मिनिस्टर दोनों चुपके से जेल में जाते हैं जहाँ पे गुरु और शिष्य को रखा हुआ था। तो उन दोनों को तो छोड़ देते हैं और राजा और मिनिस्टर दोनों बारी बारी से फांसी पर लटक जाते हैं। अब सुबह होती है, लोग सब उनकी लाशें देखते हैं कि ये दोनों तो मर गए, तो अब क्या किया जाए। अब क्योंकि वो स्टूपिड थे तो उन्होंने ये कदम उठा लिया, आपस में ही मर गए वो लोग। अब जो है वहाँ के लोग समझ गए और उन्हें लगा कि गुरुजी और जो उनके शिष्य हैं वही दोनों हमारे राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तो उन्होंने गुरुजी से गुजारिश की कि आप लोग इस राज्य को संभालिए, इस किंगडम के हमारे आप राजा बन जाइए। तो फिर गुरु और शिष्य मान जाते हैं और वो लोग उस किंगडम में फिर राज करते हैं आराम से, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है दूसरे राज्यों की तरह। दिन दिन बन जाता है और रात रात बन जाती है और वो किंगडम सुधर जाता है। सो गाइज दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत फ़नी लगी होगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।